हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल वंश के अगले शासक के बारे में, जो कि है औरंगज़ेब। तो आज की क्लास में हम लोग औरंगज़ेब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस प्रकार से जो हमारी मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ है वो एक क्लास के बाद कंप्लीट हो जाएगी, यानी अब केवल एक ही क्लास और हमारी इसमें बची हुई है, जिसमें हम अन्य मुग़ल कालीन जो शासक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे औरंगज़ेब के बारे में। तो ये हमारा सेकंड लास्ट ये हम कह लें कि क्लास है इस मिडाइवल हिस्ट्री की। इसके बाद हमारी जो मिडाइवल हिस्ट्री है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, ये जो ग्रीन वाले सभी शासक हैं इनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। उसके बाद आज हमें पढ़ना है औरंगज़ेब के बारे में। और कल की क्लास में हम लोग सभी जो बचे हुए मुग़ल कालीन शासक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं औरंगज़ेब के बारे में। तो देखिए, औरंगज़ेब का जो शासनकाल रहा वो 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा, यानी 1658 से 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया। और अगर हम बात करें तो ये मुग़ल काल का अंतिम ताकतवर शासक था। यानी वैसे तो अंतिम शासक और भी औरंगज़ेब के बाद कई सारे शासक आएंगे, बट जो सबसे अगर ताकतवर की बात की जाए, क्योंकि यही प्रमुख शासक रहे इस मुग़ल वंश के दौरान, जिनमें आप बाबर है, हुमायूं है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो अच्छी तरीके से इस मुग़ल वंश की सत्ता को चला सके। इसीलिए इसको सबसे अंतिम ताकतवर शासक माना जाता है। और कुछ इतिहासकार 1707 तक ही मिडाइवल हिस्ट्री को मानते हैं, मध्यकालीन भारत को मानते हैं। क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ पर पैरेलली दो चीज़ें होंगी। 1707 के बाद में जो मुग़ल होंगे उनका पतन होगा और अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि अंग्रेज़ तो पहले ही आ चुके हैं, 1600 ईस्वी में आ चुके हैं। वो इस समय भारत में ही प्रेजेंट हैं औरंगज़ेब के शासनकाल में। तो क्या होगा, जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है मुग़ल वंश पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ जाता है। उसके बाद जो शासक आते हैं उनमें कोई भी ऐसा ताकतवर शासक नहीं रहता जो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सके। और फिर मुग़लों का पतन यहाँ पर शुरू हो जाता है और अंग्रेज़ों का उत्कर्ष शुरू हो जाता है। अंग्रेज़ यहाँ पर अपनी शक्ति बढ़ाने लगते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा इसके जो कुछ अन्य नाम हैं, इसको कहा गया जिंदा पीर और आलमगीर। तो ये भी इसे कहा जाता है, किसे, औरंगज़ेब को। उसके अलावा इसने बहुत सारा संघर्ष किया इस गद्दी को पाने के लिए, क्योंकि इसको अपने भाइयों के साथ यहाँ पर युद्ध करने पड़े, जिनमें इसके भाई कौन थे हमने कल भी आपको बताया था। तो 4 मुख्य जो दावेदार थे इस सिंहासन के लिए, जिनमें दारा शिकोह, औरंगज़ेब, शाह शुजा और भी एक शासक था जो इस गद्दी के लिए हकदार था, इस सिंहासन के लिए हकदार था। बट क्या होता है कि जो शाहजहां है, यानी जो औरंगज़ेब के पिता है शाहजहां, वो दारा शिकोह को ही अगला मुग़ल शासक बनाना चाहते हैं। बट औरंगज़ेब को ये अच्छा नहीं लगता और औरंगज़ेब दारा शिकोह से भी युद्ध करता है। शाह शुजा को भी उसके द्वारा मार दिया जाता है, औरंगज़ेब के द्वारा शाह शुजा को भी मार दिया जाता है। और फिर वो दारा शिकोह से भी युद्ध करता है और इसको भी मार देता है औरंगज़ेब। और जो शाहजहां है, शाहजहां को ये लाल किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लेता है, जहाँ पर शाहजहां की जो पुत्री है जहांआरा, उसके द्वारा शाहजहां की देखभाल की जाती है। और उसके बाद औरंगज़ेब ही अगला मुग़ल शासक बनता है। उसके अलावा इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था दिलबाग बानो बेगम। कहीं पर आपको दिलरास मिलेगा, कहीं पर दिलबाग मिलेगा। तो दिलबाग बानो बेगम से इसने शादी की, जो थी फ़ारस की राजकुमारी। तो फ़ारस की राजकुमारी थी दिलबाग बानो बेगम, और इसी से शादी की थी औरंगज़ेब ने। और उसके अलावा इसी की याद में, जिस प्रकार से शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था, उसी प्रकार दिलबाग बानो बेगम की याद में औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। कहाँ पर, औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बना हुआ है, जो कि औरंगज़ेब के द्वारा बनवाया गया था दिलबाग बानो बेगम की याद में। और इसे ताजमहल की नकल भी कहा जाता है। आप देखेंगे अगर इस बीबी के मकबरे को, तो आपको सेम ताजमहल लगेगा, बट इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, क्योंकि ये उसने कॉपी तो बनाई बट ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। सभी लोग, आप देखते हैं ताजमहल का कितना महत्व है।
बट जो बीबी का मकबरा है इसको यहाँ पर कोई नहीं पूछता। तो इसलिए उसने कॉपी तो की बट वो वहाँ पर सफल नहीं हुआ। इसने भी उसी तरीके से एक प्रोसेस अपनाया था जिस प्रकार से शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया, उसी प्रकार से इसने बीबी का मकबरा यहाँ पर बनवाया था। अब आगे देखते हैं हम औरंगजेब के द्वारा कुछ जो कार्य हुए। तो पुरंदर की संधि फेमस है औरंगजेब के शासनकाल में। तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच की गई? तो ये 1665 ईस्वी में की गई, क्योंकि इसी समय क्या हो रहा था, औरंगजेब के शासनकाल के साथ ही साथ मराठा का भी उदय हो रहा था, यानी मराठा साम्राज्य भी यहाँ पर पैरेलली चल रहा था। इसके साथ में जो शिवाजी हैं, महाराज शिवाजी हैं, उनके द्वारा भी कई सारे युद्ध किए गए औरंगजेब के साथ। और इसी में थी पुरंदर की एक संधि, जो संधि करनी पड़ी किसके द्वारा, किसके बीच में हुई थी? वैसे ये औरंगजेब और शिवाजी के बीच में हुई थी, बट औरंगजेब का ये सेनापति था जय सिंह, जो कि राजपूत था। तो जय सिंह और महाराज शिवाजी के बीच में ये पुरंदर की संधि हुई थी। और शिवाजी को यानी महाराज शिवाजी को यहाँ पर 12 किले मुगलों को देने पड़े थे। 12 किले यानी 22 किले मुगलों को देने पड़े थे शिवाजी के द्वारा। और उसके अलावा जो जय सिंह था वो सेनापति था किसका? औरंगजेब का। और एक बात और भी थी कि जो औरंगजेब था वो अपने दरबार में यानी सबसे ज़्यादा उसने हिंदू मनसबदार रखे हुए थे। यानी अगर हम पूरे मुग़ल काल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो दरबार में हिंदू मनसबदार थे वो औरंगजेब के दरबार में ही थे। उसके अलावा इसने और भी कई सारे कार्य किए। कई सारे कार्य में ये था कि ये कट्टर मुस्लिम था और इसीलिए इसने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लगा दिया। तो जजिया कर का इतिहास हमने आपको बताया है। अकबर के द्वारा इस जजिया कर को हटा दिया जाता है, तीर्थ कर को हटा दिया जाता है। बट जब औरंगजेब आता है तो 1679 में ये जजिया कर भी इम्पोज करता है। उसके साथ ही साथ तीर्थ कर भी इसके द्वारा, तीर्थ यात्रा कर भी इसके द्वारा लगाया जाता है 1679 ईस्वी में। तो ये भी बात आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। और फिर 1669 ईस्वी में इसके द्वारा एक बहुत ही घृणित कार्य किया जाता है, और वो है इसके द्वारा 3 फेमस हिंदू मंदिर नष्ट करा दिए जाते हैं, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर है जिसमें पहले महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो ये बहुत ही फेमस मंदिर है वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। और इसको भी तुड़वा दिया था औरंगजेब ने, क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि शिवाजी यहीं से छुप कर निकले हुए हैं, तो इसलिए उसने इस काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वा दिया था। और उसके पास में ही मस्जिद का भी निर्माण कराया था, जो कि आप आज भी देख सकते हैं। उसके अलावा इसने मथुरा के केशव राय मंदिर को भी तुड़वा दिया था, और वहाँ पर भी यानी मथुरा में भी आप देखेंगे जन्मभूमि के पास में ही जो मस्जिद बनी हुई है वो भी औरंगजेब के द्वारा ही बनवाई गई थी। तो केशव राय मंदिर, मथुरा, तो ये 3 जो हिंदू मंदिर हैं और वो औरंगजेब ने तुड़वा दिए, क्योंकि ये एक कट्टर मुस्लिम फॉलोअर था। यानी जो अगर दारा शिकोह भारत का अगला मुग़ल शासक बनता तो वो एक सेकुलर शासक था, क्योंकि उसने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी थी, यानी बहुत सारे हिंदू जो ग्रंथ थे उनका उसने ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद किया था अलग अलग भाषाओं में। बट जो औरंगजेब था ये पूरी तरीके से युद्ध में ही लिप्त रहता था, और जो भी इसके द्वारा निर्णय लिए गए वो पूरी तरीके से अन्य जो धर्म हैं उनके विरुद्ध ही लिए गए। तो आप कई जगह इन चीज़ों को देखेंगे भी। फिर उसके द्वारा 1686 से 1687 ईस्वी के बीच में दक्षिण पर आक्रमण किया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और दक्षिण के जो कुछ शहर हैं, बीजापुर है, गोलकुंडा है, बीजापुर गोलकुंडा पर पूरी तरीके से मुगल्स का आक्रमण हो जाता है, मुगल्स का अधिकार हो जाता है। और औरंगजेब ही ऐसा शासक था जिसने दक्षिण में आक्रमण किया मुगल वंश के दौरान, और वहाँ तक भी अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार किया। और फिर 1689 ईस्वी में क्या किया जाता है इसके द्वारा संभाजी, जो कि एक मराठा वॉरियर थे, संभाजी पर आक्रमण कर दिया जाता है इसके द्वारा, और उसकी हत्या भी कर दी जाती है किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। अगर औरंगजेब के विरुद्ध किसी ने भी आवाज़ उठाई तो वो तुरंत उसको मरवा देता था, वो उसका भाई ही क्यों ना हो। आपने देखा भी पूरे परिवार को उसने बर्बाद कर दिया, केवल और केवल एक सिंहासन प्राप्ति के लिए।
उसके अलावा इसके कुछ और कार्य भी रहे जिनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसने क्या किया, इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध, संगीत पर प्रतिबंध, और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा विद्रोह हैं वो भी हमको इसी के शासनकाल में देखने को मिले। तो सबसे ज़्यादा अगर जो विद्रोह हुए वो इसी के शासनकाल में हुए। और सिख यानी सिखों और औरंगजेब की तो कभी बनी ही नहीं, क्योंकि औरंगजेब ने सिख गुरु हैं तेग बहादुर, उनकी हत्या करवा दी थी, इसीलिए फिर यहाँ पर सिख विद्रोह शुरू हुआ। राजपूत विद्रोह भी हमको देखने को मिला। उसके अलावा बुंदेला विद्रोह, मराठा विद्रोह और सतनामी विद्रोह। तो सिख विद्रोह, राजपूत विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, मराठा विद्रोह और सतनामी विद्रोह हमको देखने को मिले। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो विद्रोह हैं, रिवोल्ट हुए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतने सारे जो कार्य थे वो औरंगजेब के द्वारा किए गए, और इसको माना जाता है सबसे क्रूर शासक भी इसको माना जाता है, क्योंकि इसने कई सारे लोगों की हत्या करवा दी। अगर कोई भी इसकी बात नहीं मानता था तो उसकी हत्या करवा देता था। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन थी औरंगजेब के बारे में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर मुग़लों का पतन शुरू हो गया, यानी मुग़ल काल का पतन शुरू हो गया। कई सारे शासक आए, बट कुछ साल ही उनका शासन रहा और वो पूरी तरीके से निष्क्रिय रहे। बाकी फिर आक्रमण भी होता है कुछ विदेशी ताकतों का यहाँ पर, और अंग्रेज़ भी अपनी शक्ति बढ़ाते रहते हैं, और फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर जो मुग़ल शासक हैं उनको वहाँ पर पेंशन्स में भेज दिया जाता है, और अंग्रेज़ पूरी तरीके से भारत में अधिकार कर लेते हैं। तो जो भी कुछ बचे हुए अगले मुग़ल शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम कल की क्लास में, और सभी को हम एक साथ ही कंपाइल करके अच्छी तरीके से वहाँ पर स्टडी करेंगे। और फिर कल के बाद यानी कल जो मिडाइवल हिस्ट्री है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे, यानी जो भी इसी साल पूछे गए प्रीवियस ईयर में जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।